नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि प्रकाश, आप सभी लोगों का डिस्कवरी एस अकेडमी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है। वंदन है और क्रांतिकारी इस्तिकबाल है। चलिए आज हम लोग फिर से शुरू करेंगे हिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो का। आप लोगों को मैं बताते चलूँ, थोड़ा मैं रिमाइंड कराता हूँ। एक्चुअली में हम लोग जो ने पढ़ा है अभी तक पूर्व पाषाण काल, मैं स्टार्ट किया था प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। आप लोगों को यह याद होगा कि अब तो पूरी तरह से आपको पूरी कहानी याद हो गई होगी कि पूर्व पाषाण काल की तीन अवस्था है। पूर्व पाषाण काल की तीन अवस्था है, निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल एंड उच्च पूर्व पाषाण काल। तो हम लोगों ने पूर्व पाषाण काल देख लिया, मध्य पूर्व पाषाण काल देख लिया और उच्च पूर्व पाषाण काल देख लिया। साथ ही साथ आपको यही बताऊं कि कल के वीडियो में हम लोगों ने मध्य पाषाण काल को देख लिया। अब मध्य पाषाण काल जो खुदाई की चौथी अवस्था पर है, उसमें से हम लोगों ने कल जो देखा था उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और डिटेल देखा था। आज हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बातें, और वो क्या होगा कि स्थलों का विस्तार। मध्य पाषाण काल के प्लेसेस कहाँ पे थे, कहाँ नहीं थे, क्या मिला, क्या क्या परिवर्तन हुआ, ये तमाम चीज़ हम लोग उसमें देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मध्य पाषाण काल का विस्तार। आज का वीडियो जो होगा वो मध्य पाषाण काल का सेकंड वीडियो होगा। आपको वो क्रम मिल जाएगा, ये चैप्टर 1 ही चल रहा है, तो इसमें जो शायद छठा वीडियो होगा, तो ये आप लोग का छठा वीडियो शूट हो रहा है। देखेंगे हम लोग मध्य पाषाण काल का विस्तार। रियल में पहले ये चल रहा है क्या, मध्य पाषाण काल चल रहा है, मध्य पाषाण काल ये है हमारा मध्य पाषाण काल। आप लोगों को मैं बताऊं, इसका कल बेसिक कॉन्सेप्ट जितना था टोटल में बता चुका हूँ। क्या हुआ था, किस तरह से मानव के जीवन में परिवर्तन हुआ था। प्लायोसीन युग समाप्त हुआ, होलोसीन युग शुरू हुआ, बर्फ का कालखंड आया, वर्षा हुई, नई मिट्टी का निर्माण हुआ, तमाम चीज़ वगैरह वगैरह हम लोगों ने इस पर जिक्र कर चुका है। साथ में ये बताया था इतना परिवर्तन क्यों हुआ। भैया इतना परिवर्तन इसलिए हो पाया क्योंकि यह कालखंड होमो सेपियंस का था। आप लोगों को ज्ञात हो, आप लोगों को यह पता हो कि मैंने बताया था उच्च पूर्व पाषाण काल में कि 35,000 से 10,000 BC के बीच में होमो सेपियंस मानव उस काल में आ चुके थे। तो होमो सेपियंस मानव प्रज्ञ मानव थे, बुद्धिमान मानव थे, और वो जब आएंगे तो नए नए नवाचार करेंगे, नए नए खोज करेंगे। मैं बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड उनका एक्टिव हो चुका था, अब उनमें भावनाएं अर्थात भावनाएं हाइपोथैलेमस एक्टिव हो चुका था। अब वो जो हैं, अब वो क्या क्या चीज़ करेंगे, अब उनमें अंदर में ईर्ष्या होगी, जलन होगा, तमाम चीज़ें होंगी, वो नए नए काम करने के लिए सोचेंगे। उसी का परिणाम हुआ मध्य पाषाण काल में कि मानव पशु के नज़दीक आ पाया। मानव अत्यधिक वर्षा हुई तो शाकाहारी वनस्पति का निर्माण हुआ, शाकाहारी पशु डेवलप हुआ, मानव और पशु के बीच में दोस्ती बढ़ी। तो ये तमाम चीज़ में बताया था। अत्यधिक वर्षा हुई तो मानव को आवश्यकता हुई घर का अर्थात झोपड़ी का। वो घास फूस पत्ते के बने होते थे, बांस के खंभे लगे होते थे, ये तमाम सारी चीज़ों की बात हुई थी। आज हम लोग इसी के संदर्भ में मध्य पाषाण काल के इस स्थलों के विस्तार के संदर्भ में हम लोग समझेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल के स्थल का विस्तार। आज का जो टॉपिक है वो है मध्य पाषाण काल के स्थलों का विस्तार। आज ये टॉपिक हम लोग करेंगे, और इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जो है मैप की जानकारी होनी चाहिए, है ना, थोड़ा सा, चूँकि हम इसी के अकॉर्डिंग कर पाएंगे। और देखिएगा, मैं समझाने के लिए बताता हूँ, और मेरी आदत है कि चूँकि ये समझाने के दृष्टिकोण से बनाया जा रहा है, तो अगर किसी भी त्रुटिपूर्ण से भारत के नक्शे में अशुद्धियाँ होती हैं तो आप लोग इसे अन्यथा नहीं लेंगे और मुझे माफ़ करने का कृपा करेंगे, है नहीं। भारत से उतना ही प्रेम है मुझे जितना भारत के तमाम जनताओं को है, तमाम लोगों को है, उतना ही लगाव, उतना ही प्रेम मुझे भी है। और मैं ये कतई नहीं चाहूँगा, कदाचित नहीं चाहूँगा कि इसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे, हमारे देश की संप्रभुता को ठेस पहुँचे। तो इसलिए ये मात्र पढ़ाने के दौरान इस स्थल का प्रयोग करना, ताकि आपको समझ अच्छे से आ पाए, उसी के कड़ी में इसका प्रयोग किया जा रहा है। हेडिंग है भैया मध्य पाषाण काल के स्थलों का विस्तार। देखिएगा कल किस तरह से मज़ा आया था, और जब ये समझ में आए तो जरा सा ना लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दबा के शेयर कीजिएगा। मैं यकीन मानिए ये टॉपिक खत्म होते के साथ आप इतना अच्छा फील करेंगे कि मध्य पाषाण काल कुछ है ही नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल का रियल में लक्षण कहाँ नहीं पाया गया है। तो भैया ये एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का। कल थोड़ा सा याद कीजिएगा कि जम्मू कश्मीर से मैं बताया था कि मध्य पाषाण काल के साक्ष्य यहाँ से नहीं प्राप्त हुए हैं, यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। मैं ये कल बताया था।
ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर है पंजाब, यहाँ है राजस्थान, यहाँ है गुजरात, और यहाँ है ये वाला हिस्सा है ऐसे करके एमपी का, और यहाँ से ही विंध्य श्रेणी, यहाँ से विंध्य श्रेणी है जो भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटता है। तो मैं इसको लेवलिंग कर देता हूँ। ये क्या है भैया? ये विंध्य श्रेणी है। चलिए, मैं बताया था कि मध्य पाषाण काल के लोग जम्मू कश्मीर में थे नहीं। ये कहाँ फैले हुए थे देखिएगा। ये है हमारा राजस्थान। ये राजस्थान थोड़ा सा हाथ उसी में आपको अभी मान के चलना है, हमारी भावनाओं को समझना है। और राजस्थान के इस प्लेस के पास से यहाँ एक प्लेस मिला है, इस प्लेस का नाम है बागौर। बागौर, ठीक है। ये है मध्य प्रदेश का हिस्सा, इस प्लेस से एक मिला है, यहाँ है आदमगढ़, ठीक है। मध्य पाषाण काल में जो सबसे प्रभावित करने वाला इलाका था, यहाँ है भैया हिमाचल प्रदेश, और यहाँ है उत्तराखंड, ऐसे करके है, ऐसे करके है, यूपी होते हुए ऐसे करके है, और यहाँ पर वाला हिस्सा है उत्तराखंड, बाकी इधर हो गया यूपी। तो यूपी में बहुत सारे प्लेसेस मिले हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। यूपी में क्या क्या मिले हैं मैं एक ही जगह कंप्लीट करके लिखता हूँ। यूपी से क्या क्या प्लेस है देखिए। यूपी में है आपको महदहा, हम लोग फिर बाद में सबका स्पेशल व्याख्या भी देखेंगे। उसके बाद क्या है? सराय, नाहर, राय। फिर क्या है? दमा। फिर क्या है? लेक या। फिर क्या है? लुहुड़ा देव। फिर क्या है? चौपानी मंडो। फिर क्या है? लुरादेव हो गया, चौपानी, फिर हो गया भीमबेटका। ये तमाम प्लेस जो हैं, ये तमाम प्लेस उत्तर प्रदेश में। और यकीन मानिए बहुत दबा के प्रश्न आया है यहाँ से मध्य पाषाण काल में। इतना सुंदर सुंदर प्रश्न आया है, मैं भी सब कुछ का जिक्र करूंगा, आपको जानकर आश्चर्य होगा। मध्य पाषाण काल का अंतिम चरण कृषि के विस्तार का महायुगीन काल कहा जाता है, यानी इसकी अंतिम अवस्था। सपोज कीजिए ना भैया कि यहाँ पर मध्य पाषाण काल शुरू हुआ है और यहाँ पर समाप्त हो रहा है, तो भैया ऐसा कालखंड में पढ़ाया था ना, इसका कालखंड कितना है? इसका कालखंड है 10,000 BC से 4,000 BC। इसका कालखंड कितना है? 10,000 BC से 4,000 BC। अब ये जो अंतिम अवस्था यहाँ बनी होगी, यहाँ पर जो होगा, ये अवस्था ज़्यादा डेवलपमेंट होगा कि यहाँ पर होगा? ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ज़्यादा डेवलप होगा मानव, क्योंकि अब होमोसेपियंस, यहाँ पे कौन से मानव थे? होमोसेपियंस मानव थे। इनके पास बुद्धि, दिमाग, सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा थी। तो ये यहाँ तक में आते थे अपने आप में बहुत ज़बरदस्त बदलाव करेंगे। तो इसीलिए मैं ये सब तमाम चीज़ बताया। कल के वीडियो में बताया था, यानी 5वां वीडियो में बताया था कि मानव जो है पहली बार इस हिस्से से उतर कर इधर आया। ये है विंध्य का इलाका, इससे हम लोग क्या बोलते हैं? विंध्य क्षेत्र। यहाँ पर विंध्य की पहाड़ी है। आप लोग याद कीजिएगा अगर मेरा वीडियो, तो थोड़ा सा मैं बता दूँ, थोड़ा सा पीछे चलता हूँ कि ये लोग को क्या चीज़ चाहिए। नदी दो तरह की होती है, एक मैदानी नदी, एक पहाड़ी नदी। मैदानी नदी से सिर्फ पानी मिलेगा, पहाड़ी नदी में पत्थर और पानी दोनों मिलेगा। सोचिएगा थोड़ा सा, और मज़ा आएगा तो कमेंट कीजिएगा कि भैया इसको क्या चाहिए था? पानी भी चाहिए था और पत्थर भी चाहिए था। तो ये लोग विंध्य की श्रेणी में रहना प्रारंभ किया। जब ये लोग नीचे उतरकर यहाँ पे आया, विंध्य क्षेत्र में जब ये लोग यहाँ पे आया, तो ये लोग क्या करता था? यहाँ से ये गंगा के मैदानी इलाकों में जाता था, ठीक है। और यहाँ जाने के बाद यहाँ से वो शिकार करके भोजन को संग्रह करके पुनः वापस यहाँ चला आता था। ये मध्य पाषाण काल में था। लेकिन जब ये यहाँ जाता था और फिर आता था, जाता था फिर आता था, तो इसी क्रम में उनकी नज़र जो है वृक्षों के पौधों के जड़ों के पास में गया कि जहाँ से वो लोग अनाज इकट्ठा कर चुके थे, वहाँ पर फिर से पौधा जन्म लिया। तो इसके मन में आया कि आखिर ये जन्म कैसे ले रहा है। तो नवाचार इसी को कहते हैं, नया परिवर्तन इसी को कहा जाता है कि नहीं। अब देखिए ये लोग क्या किया, इससे संबंधित
एक बीज हाथ में कुछ लिए और उस बीज को मिट्टी के नीचे डाल दिए और डाले तो पौधा हो गया। इनको ज्ञात हो गया कि अब जो है कृषि होने लगेगा। तो कृषि होगा तो उसके प्रमाण मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और कृषि होगा तो अनाज होगा, अनाज के प्रमाण मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो तमाम सारी बातें यहाँ पर है। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके। इस वाले सेक्शन में हम बागौर को देखते हैं, फिर आदमगढ़ को देखेंगे, फिर हम लोग महदहा को देखेंगे, फिर सराय नाहर को देखेंगे। तमाम स्थल को हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। अब जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे बागौर के बारे में। देखिए यहाँ से मैं लेता हूँ, अगर आपसे सवाल पूछा जाए बागौर किस काल का स्थल है, तो बागौर मध्य पाषाण काल का स्थल है। पूछेगा कि बागौर मध्य पाषाण काल का स्थल तो है, लेकिन यह बताया जाए कि मध्य पाषाण काल में जितने भी स्थल मिले हैं उसमें से सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो याद रखिएगा बागौर मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, यहाँ पर खोज में मिला क्या है, तो याद रखिए खोज से अपन ये जान लेते हैं इसकी नदी का नाम क्या है, ये किस नदी के किनारे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा यह कोठारी नदी के किनारे है, यह कोठारी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है भैया, कोठारी नदी। ये प्रश्न पूछा गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। फिर पूछेगा यहाँ से साक्ष्य क्या मिला है, तो यहाँ से तीन चीज मिले बहुत प्रमाणिक, जो कि आपको सोचने में विवश करेगा ये कालखंड कितना अद्भुत, अतुलनीय और निर्वंचनीय और विश्वसनीय अकल्पनीय था, जो इतना जबरदस्त परिवर्तन अपने आप में कर पाया। साक्ष्य के स्तर पर सबसे पहला जो मिला, मैं बताया था पशुपालन का साक्ष्य यहाँ से मिलेगा। ऐसे साक्ष्य मिलेगा, पशुपालन का साक्ष्य मिलेगा। फिर क्या मिलेगा यहाँ से, स्तंभ गर्त। स्तंभ गर्त क्या होता है भैया, बांस का पिलर जो अपने कच्चे के मकान में लगाते हैं ना, बांस का मिट्टी को खोद के लगा दिए, फिर बांस बांध के ऊपर में छप्पर ऊपर दे दिए, तो वही ये पिलर का काम कर रहा था। अर्थात अब इसी के आधार पर घर बनाएगा। जब स्तंभ गर्त मिलेगा तो घर के भी साक्ष्य मिलेंगे, और घर होगा क्या चीज का, घास फूस का। ठीक है, फिर क्या मिलेगा, पशुपालन मिल गया, स्तंभ गर्त मिल गया, और क्या मिलेगा। अब घर बनेगा तो हम लोग अपने घर के नीचे फर्श बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ से फर्श के भी साक्ष्य मिले। इस देखिए सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, फर्श के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा बागौर कंप्लीट। कोठारी नदी के है, किस नदी किनारे में है, कोठारी नदी। कौन से कैसा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है मध्य पाषाण काल का, बहुत इंपॉर्टेंट है। साक्ष्य के तौर पर पशुपालन का साक्ष्य मिला। स्तंभ गर्त, स्तंभ गर्त क्या सीखते हैं हम लोग कि यहाँ से ये लोग घर बना पा रहा होगा, यानी 4 पिलर होगा। मैं कल उदाहरण दिया था 1 2 3 4 ऐसे करके घर हुआ होगा इसका। ये तो चूंकि अच्छा घर बन गया, थोड़ा सा वो झोपड़ी नुमा टाइप का मचान, समझिए ना, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जो मचान होते हैं ना, उस प्रकार का यहाँ पर था घर। तो ये था हमारा बागौर का। आदमगढ़ के बारे में हम लोग आते हैं। आदमगढ़ कहाँ है, तो याद रखेंगे ये एमपी में है। इसके बारे में नहीं बताया, ऐसे खैर नहीं यहाँ पर दिया हुआ है। बागौर जो है राजस्थान में। कहाँ है भैया, राजस्थान में। आदमगढ़ कहाँ है भैया, तो आदमगढ़ भैया एमपी में है। और साक्ष्य के स्तर पर याद रखेंगे यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। याद रखिएगा, पूछेगा मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो याद रखेंगे बागौर से और आदमगढ़ से। तो 2 प्रमाण आपको पशुपालन से संबंधित है। ये प्रश्न कई मर्तबा पूछा गया, आप खोलेंगे कोई भी क्वेश्चन बैंक, परीक्षा वाणी हो, दिशा हो, दृष्टि IAS की पुस्तक हो, घटना चक्र हो, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इन तमाम प्रकाशनों का। ये किताबें अच्छी हैं अपने आप में, ये आप लोग कतई ना सोच लीजिएगा कि मुझे वो किताब वाले प्रकाशन वाले कोई पैसा दे रहे हैं, मैं इसलिए यहाँ से नाम रिवील कर रहा हूँ। ऐसी कोई मानसिकता हमारी नहीं है, और सिर्फ आपके पास अच्छी पुस्तक हो ये जानकारी देना मेरा उद्देश्य है। तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, और यहाँ से क्या साक्ष्य मिले, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो ये इधर का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ से, सबसे पहले देखेंगे महदहा से। महदहा क्यों इंपॉर्टेंट है, महदहा को छोड़ते हैं, पहले देख लेते हैं, चलिए महदहा को ही जिक्र कर लेते हैं। महदहा से क्या मिला, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, ये है महदहा। और महदहा के बारे में हम लोग देखते हैं। महदहा, ये है महदहा इंपॉर्टेंट क्यों है। महदहा मध्य पाषाण काल का एक ऐसा स्थल है जहाँ पर आपको आश्चर्य लगेगा, यहाँ से आभूषण के प्रमाण मिले, यहाँ से
कर्णफूल के प्रमाण मिले, यहाँ से अंगूठी के प्रमाण मिले, यहाँ से अमीरी और गरीबी का प्रमाण मिले, यहाँ से आपको महदहा से बहुत सारा सब डेड बॉडीज का कंकाल मिला है। ये अपने आप में बहुत जबरदस्त प्लेस है। यहाँ से 3 मानवों को एक साथ दफनाया गया है, अर्थात प्रश्न पूछा गया है युगमित समाधान प्रागैतिहासिक काल में कहाँ से मिला है। अगर हड़प्पा काल लगा के पूछेगा तो उत्तर हो जाएगा लोथल भैया, वहाँ पर गलती मत कीजिएगा, प्रश्न को पूरा देखिएगा। यहाँ पे पूछेगा कि युगमित समाधान सबसे पहले किस काल में मिला है। ऑप्शंस में अगर सबसे पहले लगा हो, ऑप्शंस में महदहा हो और लोथल हो, तो हम लोग क्या मार देंगे, महदहा मारेंगे। सबसे पहले याद रखेंगे ये प्लेस कहाँ है, तो ये याद रखेंगे ये उत्तर प्रदेश में है। एक प्लेस यहाँ छोटा हुआ है, उस प्लेस का नाम एक और है बेलन नदी घाटी। बेलन नदी घाटी जो है चौपानी मांडो के ऊपर में है और लोगरादेव के नीचे, बेलन नदी घाटी। यहाँ पर अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज करते हैं, जितने भी छात्र तैयारी करते हैं बीपीएससी, यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, अन्य के, तो याद रखिएगा बेलन नदी घाटी यूपी में है और बोलन नदी घाटी यहाँ पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ मेहरगढ़ है वहाँ पर है। तो अब हम लोग बात करेंगे महदहा का, और महदहा का हम लोग देखेंगे ये कहाँ है भैया, ये उत्तर प्रदेश में है। फिर याद रखेंगे महदहा से स्वर्णाभूषण मिले हैं, साक्ष्य में स्वर्णाभूषण मिले हैं। इस स्वर्णाभूषण में क्या क्या है भैया, तो इसमें कर्णफूल है, इसमें कर्णफूल है, कंगन के साक्ष्य हैं, ठीक है नहीं, चूड़ियों के कर्णफूल है, कंगन है, गले के हार के रूप में साक्ष्य मौजूद है यहाँ पर। तो ये है स्वर्णाभूषण के। इसके अलावा यहाँ से क्या साक्ष्य मिला है, इसके अलावा जो साक्ष्य है यहाँ से 3 शव मिले हैं, सब डेड बॉडी, अर्थात इतिहासकार इसको युगमित समाधान बोला गया है। अपने आप में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से कनेक्ट करके एक अच्छी चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि स्वर्णाभूषण यानी कर्णफूल कंगन जो है, ये वाला पोर्शन जो है, इससे क्या पता चला विद्वानों को, ये मिला कहाँ, तो याद रखिएगा ये मिला है मानव के शवों के साथ। शवों के जब सबको दफनाया गया था उसी के साथ ये मिला, अर्थात आप यह कह सकते हैं ये सब के साथ मिलना यह दर्शाता है कि ये लोग पूर्व जन्म में विश्वास करते थे। किस जन्म में विश्वास करते थे, पूर्व जन्म में ये लोग विश्वास करते थे। ये हो गए। इसके अलावा यहाँ से शवों का भंडार मिला है। हड्डी के साक्ष्य बहुत ज़्यादा मिले हैं, हड्डी के उपकरण मिले हैं। एक और चीज़, यहाँ से व्यापार का साक्ष्य मिला है, और आपको आश्चर्य होगा कौन सा व्यापार, याद रखिएगा यहाँ से व्यापार बूचर खाने का मिला है। बूचर खाना हम लोग किसे कहते हैं, बूचर खाना हम लोग कहते हैं जहाँ पर मांस वगैरह का व्यापार होता है, अर्थात यहाँ पर एक स्पेशल जगह था जहाँ से बूचर खाने के प्रमाण मिलते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे ये महदहा के बारे में इतनी महत्वपूर्ण बातें। अब हम लोग याद रखेंगे सराय नाहरराय के बारे में। सराय नाहरराय जो है किस काल में कहाँ का है, तो याद रखेंगे ये भी यूपी का है। ये कहाँ का है, ये उत्तर प्रदेश का है। यहाँ से साक्ष्य क्या मिला, तो याद रखिएगा मानव के आक्रमण का साक्ष्य मिला। ये पता कैसे चला कि ये लोग आपस में लड़ते होंगे, तो याद रखिएगा मानव के आक्रमण का साक्ष्य मिला। याद रखिएगा, मैं अगर कट रहा होगा तो थोड़ा सा सुन लीजिएगा, बाकी विजुअल इफेक्ट में आपको दिखेगा कि सराय नाहरराय से क्या चीज़ का साक्ष्य कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से मानव के आक्रमण के साक्ष्य मिले। ये पता कैसे चला, तो यहाँ के मानव की पीठ में तीर लगा हुआ है, तीर धंसा हुआ है, तो इससे पता चला कि मानव के आक्रमण यहाँ पे हुए होंगे, आपस में लड़े होंगे। एक और साक्ष्य मिलता है कि यहाँ से दांत के रोगी के साक्ष्य मिले हैं। दंत रोग, दांत के रोगी के साक्ष्य मिले हैं। कौन से रोगी, दांत के रोगी के साक्ष्य मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया गया था। यह पता कैसे चला, विद्वानों को उसका जबड़ा जो है पतला चिपटा मिला है और एक तरफ का ठीक था, एक तरफ का चिपटा मिला है, इसलिए उनको यह इस बात का अंदाजा हुआ कि यहाँ पे दांत के रोगी रहे होंगे। और यहाँ पर
झोपड़ियाँ मिली हैं, झोपड़ी मिली हैं, 14 मानव कंकाल मिले हैं। ये तमाम साक्ष्य सरायनहार से मिला है। दमदमा से, दमदमा को देख लेते हैं, दमदमा से क्या मिला है। दमदमा भी उत्तर प्रदेश में है और यहाँ से भी हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, यहाँ से भी हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। लेखया, लेखया लोहरादेव, लेखया को देख लेते हैं। लेखया, बगदीखोर और मोहना की पहाड़ी मैं यहाँ पे छोड़ दिया हूँ, मैं बोलने के लिए छोड़ दिया था कि लेखया के साथ में कौन कौन प्लेस हैं। तो लेखया यहाँ पर है, तीनों एक जगह है। लेखया, मोहना की पहाड़ी और बगदीखोर, ये 3 प्लेस एक ही जगह हैं। और याद रखिएगा यहाँ से सावधान, मिर्ज़ापुर के पास में है, ये उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर के पास में है। प्रयागराज, आधुनिक प्रयागराज और प्राचीन काल के इलाहाबाद के पास में है लेखया। बगदीखोर और मोहना की पहाड़ी, वहाँ से बहुत सारे समाधान मिले हैं, एक साथ बहुत सारे डेड बॉडीज मिले हैं। अब आ जाइए हम लोग बेलन नदी घाटी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मानव यहाँ विंध्य क्षेत्र से यहाँ जाता था, फिर अपने भोजन को संग्रह करके यहाँ चला आता था, फिर जाता था, फिर आता था, फिर जाता था, फिर आता था। अब थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट बताऊँगा जो जानकर आपको आश्चर्य होगा, और वो है यहाँ पे मैं बताऊँगा। इसके लिए मुझे लिखना आवश्यक होगा ताकि आपको समझ में आ पाए कि एक्चुअल में बात क्या है और कहानी क्या है। देखिए ये सब हो चुका है और मैं समझता हूँ कि आप लोग लिख भी लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तमाम चीज़ें हैं। और बाकी अगर आपको ये सब चाहिए तो टेलीग्राम के लिंक पर से जुड़िए, वहाँ पर ये PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। हम लोग देख लेते हैं, हम लोगों ने लेखया देख लिया, लेखया के बारे में बोल चुका हूँ मैं। मोहना के पहाड़ी और बगदीखोर, यहाँ तीनों से जो है मानव के बहुत सारे समाधान एक साथ प्राप्त हुए हैं। समाधान अर्थात सब मानव के मरने के बाद उनकी प्रक्रिया की जाती थी, उनको दफनाया जाता होगा, पूर्ण होगा, आंशिक होगा, इस तरह से होगा वहाँ पर। अब हम लोग बात कर रहे हैं पहले बेलन नदी घाटी के हिस्सा में। बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ जो मानव को सोचने के लिए विवश कर दिया, भारतीय इतिहासकारों को, विदेशी इतिहासकारों को सोचने के लिए विवश कर दिया। सोचिएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए क्या हुआ। जब मानव यहाँ से, ये लोग इधर जाते थे, अपने भोजन को संग्रह के फिर चले आए, फिर यहाँ से गए भोजन संग्रह कर चले आए, तो बेलन नदी घाटी के पास जो है आपको खेती के साक्ष्य मिलते हैं। इसी के आसपास एक जगह है चौपानी, चौपानी मांडो। कौन सा प्लेस है? चौपानी मांडो। चौपानी मांडो कहाँ है? चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में है। चौपानी मांडो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और जब मानव यहाँ गए फिर चले आए, भोजन संग्रह किए, शिकार किए, चले आए। मैं बताया था इस काल में छोटे छोटे हथियार बने। अब दूर से मानव शिकार कर सकते थे, तीर धनुष से मार सकते थे, भाला से मार सकते थे। समूह का विकास हो गया था, भाषा का विकास हो गया था, यानी अब बड़े जानवरों का शिकार कर सकते थे घात लगाकर। घात को इंग्लिश में बोलते हैं एम्बुश लगाकर, यानी मानव अगर जानवर यहाँ है, शिकार करना है, तो ये लोग पहले से प्लानिंग कर लेते थे और उस आधार पर लोग शिकार कर लेते थे। तो बड़ी सोचने की बात है यहाँ पर। तो मैं बता रहा हूँ बेलन नदी घाटी और चौपानी मांडो की घटना। बेलन नदी घाटी में एक्चुअली में क्या हुआ था और चौपानी एक्चुअली में क्या हुआ कि जब मानव यहाँ से इधर जाते थे और फिर आते थे भोजन संग्रह करके, तो उन्हें लगता था कि यहाँ पर पेड़ के नीचे वाले हिस्सों में कि यहाँ तो कुछ है नहीं। फिर ये पौधा कैसे जन्म ले लिया? तो उसके मन में ये पनपा कि हो सकता है ये बीज के कारण हो रहा होगा। तो एक बीज लिया और चौपानी मांडो में उस बीज को बो दिया। चौपानी मांडो में क्या किया? बीज को बो दिया। बीज को जब बोया तो कुछ समय के बाद देखता है कि बो दिया, कुछ समय के बाद देखता है कि ये जो है बड़ा हो गया, फसल का रूप ले लिया। अब ये नहीं कहना है कि वो क्या चीज़ का बीज रहा होगा, बस ये हम लोग समझेंगे कि वो बीज को बो दिया और वह एक फसल का रूप ले लिया। अर्थात जब फसल हुआ अर्थात खेती शुरू हो गई, और जब खेती शुरू हुआ तो एक बड़ा परिवर्तन इस लोगों ने किया, अपने जीवन में बहुत ज़बरदस्त बदलाव लाया। चौपानी मांडो से पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा दोस्तों, काफ़ी मज़ा आएगा। और हजारों करोड़ बार ये सवाल पूछा गया है, प्राचीनतम मृदभांड का साक्ष्य कहाँ से मिलेगा? तो चौपानी मांडो से मिलेगा। देखिए नदी घाटी है, प्लेसेस है, वहाँ पर खेती हो रहा है, बीज बो दिया। ये अपना लॉजिक लगाया कि हम यहाँ से जा रहे थे, फिर पेड़ के नीचे कुछ नहीं था, फिर पौधा कैसे आ गया, फिर यहाँ पर वापस आता था। तो इसी का परिणाम था, उन्होंने साहब में जो भी बीज रहा होगा वो चौपानी मांडो में बो दिया। और बोने के बाद ये फसल का रूप लिया और खेती होने लग गई, अर्थात फसल का उत्पादन हुआ होगा। हाँ या ना? बोलिए, लिख दीजिए कमेंट में आप लोग।
अब फसल हो गया, खेती हो गया, तो अब ये खेती जो अनाज जो उत्पादन लिया, इस अनाज के लिए वो क्या करेगा? एक मृदभांड बनाएगा। क्या बनाएगा? एक मृदभांड। अब सोचिए, यहाँ पे बीज बोया इस चौपाने वाले हिस्से में, तो यहाँ से रियल में साक्ष्य किसका मिला है? जाना चौपाने वाले को रियल में जाना किसके लिए जाता है? मृदभांड के लिए। मृदभांड का मतलब क्या होता है? मैं 2 सेकंड में सिखा देता हूँ। मृद मतलब होता है मृदा, भांड मतलब होता है घड़ा, यानी मिट्टी का घड़ा, यानी मिट्टी का घड़ा था ये। यानी अब ये लोग जो है फसल का खेती करेगा तो अपने अनाज को कहाँ रखेगा भैया? मेरे बताओ भैया, अपने घर में प्राचीन काल में हम लोग की दादी दादा लोग कैसे कोठी में रखते थे अनाज? कोठी में अनाज कब रखेंगे? जब अनाज अधिक उत्पादन होगा। अभी अनाज कम उत्पादन हो रहा था, तो कहाँ रखेंगे? मिट्टी के घड़ा में रखेंगे। अब सोचिए, लॉजिक देखिए, फसल उत्पादन हुआ तब नहीं इसकी आवश्यकता पड़ी होगी। अरे हाँ कि ना यार? बिल्कुल, फसल उत्पादन हुआ इसकी आवश्यकता पड़ गई। फसल उत्पादन हुआ, अनाज रखने की आवश्यकता पड़ गई। अर्थात मानव यहाँ पर मृदभांड में अपने अनाज को रखने लगा, अनाज को रखने लगा। तो चौपानी मांडो के अलावा एक और कौन प्लेस था? यहाँ देखिएगा, यहाँ एक प्लेस है लोहरादेव। दोनों आसपास से ही है। रियल में मैप में भी देखिएगा तो एक पहले है लोहरादेव, फिर है चौपानी मांडो। रियल में भी देखिएगा तो फसल की खेती के प्राचीनतम प्रमाण लोहरादेव। लोहरादेव किस काल का स्थल है और कब का है? तो यहाँ से जो खेती के साक्ष्य मिले कब हुआ होगा? तो 9000 BC से 8000 BC। मैं बता चुका हूँ, BC उल्टा चलता है ना? जितना बड़ा नंबर वो उतना पुराना होगा, जितना नया नंबर होगा, यानी 9 से छोटा 8 होगा तो हम लोग घटते हुए जा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे फसल हुआ, खाली पूछेगा लोहरादेव में किसकी खेती हुई? सबसे पूरे विश्व में सबसे प्राचीनतम प्लेस कहाँ पर है? लोहरादेव। पूरे विश्व में मृदभांड पहले कहाँ मिला? चौपानी मांडो। भैया जब मृदभांड तब न मिलेगा जब हमारे पास फसल होगा। तो यहाँ खेती होने लग गई, और खेती किस चीज़ की हुई? याद रखिएगा, खेती हो गई किसकी? चावल की। अब चावल का साथ यहाँ इस घड़ा से मिला क्या है? तो चावल का भूसी मिला है। इस घड़ा से क्या मिला है? इस घड़ा से चावल का भूसी मिला है। अर्थात विद्वान को जब मिला होगा तो ये। अब देखिए, ये मानव और ये मानव आपस में कनेक्ट कैसे हुए होंगे? थोड़ी सोचिए थोड़ा। भैया यहाँ से साक्ष्य मिला है मृदभांड का, यहाँ से साक्ष्य मिला मृदभांड का, यहाँ से मिला फसल का, और इस फसल को रखा यहाँ। तो आप ही ना बताइए कि यहाँ रखेगा कैसे? सोचने वाली बात है कि नहीं? बोलिए आप लोग। याद रखिएगा, एक चीज डेवलप हो गया था, कम्युनिकेशन स्किल, अर्थात भाषा का विकास हो गया था। और भाषा का विकास के कारण इसको और इसको जोड़ने में सुविधा हो गई। समझ रहे हैं कि नहीं? इसी लोहरादेव से चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, और लोहरादेव से चावल खेती के साक्ष्य मिलेंगे, और वो मृदभांड में अपने अनाज को सुरक्षित रखेंगे। अर्थात मानव का यह लक्षण क्या दिखाता है? मानव क्या बन गया? मानव उत्पादक बना कि उपभोक्ता बना? याद रखिएगा, मानव कंज्यूमर बना, उपभोक्ता बनेगा। उत्पादक बड़ा होता है, कंज्यूमर छोटा होता है। सोचिए कैसे? 2 सेकंड में समझाते हैं, मजा आ जाएगा आप लोगों को सुनकर। दुकान जाते हैं तो कितना खरीदते हैं चावल घर के लिए? 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी, इतना ही तो खरीदते होंगे। सब्जी जाते हैं कितना लेते हैं? टमाटर खरीद के दिखाइए, अभी टमाटर खरीद के दिखाइए आप। 160 रुपये केजी है, 200 रुपये केजी है, कितना लीजिएगा आप? हैं? 1 फल लीजिएगा, 1 पीस लीजिएगा, 2 पीस लीजिएगा। बहुत सारे व्हाट्सएप पर मीम्स वायरल हो रहे हैं टमाटर को लेके। बैंक में लॉकर में लोग किताब लेके जा रहे हैं, कॉपी लेके जा रहे हैं, नोट्स लेके जा रहे हैं, पैसे लेके गहने लेके जा रहे हैं। खैर, ये मैं क्लास की तरह बातें कर दिए, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये आवश्यक था उपभोक्ता और उत्पादक को समझाने के लिए। उपभोक्ता का मतलब क्या? आप लिमिट मात्रा में चीज़ों को लेंगे। आप कंज्यूमर हैं, हम लोग कंज्यूम करना है, तो उसका एक लिमिटेशन है। उपभोक्ता का लिमिटेशन, उत्पादक का लिमिटेशन नहीं है। यानी मध्य पाषाण काल के, यहाँ देखिएगा मेरा हाथ, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में मानव क्या बन गया था? उपभोक्ता बन गया था। यहाँ क्या बन गया? मानव उपभोक्ता, कंज्यूम कर रहा था चीज़ों को, इसीलिए तो मृदभांड रखा है। अब देखिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा नव पाषाण काल। अब यहाँ के शुरुआती लक्षण से आपको मृदभांड नहीं मिलेगा, शुरुआती लक्षण में मृदभांड नहीं मिलेगा। जैसे कि इसके काल के बाद हम पढ़ाएंगे आपको नव पाषाण काल। तो मान लेते हैं ये नव पाषाण काल का शुरुआती लक्षण है यहाँ से, तो आपको यहाँ पर मृदभांड मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन
बड़े कोठी मिलेंगे अनाज रखने वाले। देखे होंगे प्राचीन काल में गांव सब में आज से 30 साल पहले 40 साल पहले आप देखे होंगे कि कोठी में माँ लोग, दादी लोग, दादाजी लोग रखते थे, कोठी में अनाज रखते थे। तो ये बताता है कि मानव अब जो है अधिशेष, इसको बोलते हैं अधिशेष, खाने के बाद जब कुछ बच जाता है अनाज हमारे उपयोग के लिए लंबे समय तक के लिए 1 साल का भोजन इकट्ठा रखना है, कोठी में भी मृदभांड में नहीं रखाएगा ना, तो हमारी जरूरतों के हिसाब से मृदभांड का जगह कौन सा लिया, कोठी ले लेगा। किस काल में? नवपाषाण काल में। ये याद रखेंगे हम लोग। तो ये मैंने बता दिया, बेलन दिखाती, चौपानी मांडो और लुहड़ा देव, तीनों का कनेक्शन हो गया, ये समझ में आ गया। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। चौपानी मांडो में फसल का जो बेलन ने दिखाती, चौपानी मांडो में समानता क्या क्या है कि लुहड़ा देव से खेती हुआ, चौपानी मांडो यहाँ पर ही बीज बोने के लक्षण मिलते हैं, और साथ में चौपानी मांडो से मृदभांड का प्रमाण मिलेगा। फसल का उत्पादक का प्रमाण लुहड़ा देव से मिलेगा। लुहड़ा देव का कालखंड क्या है? 9000 से 8000। अब आप सोचिए, चौपानी मांडो और लुहड़ा देव आसपास के क्षेत्र में है। अब लुहड़ा देव और चौपानी मांडो आसपास में है, ये भोजन, ये फसल का उत्पादन किया, और फसल रखा कहाँ पर? मृदभांड कहाँ पे था? मृदभांड था चौपानी मांडो में। अर्थात कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो गया था, यानी भाषा इन दोनों को कनेक्ट कर पाया, इसको और इसको कनेक्ट कर दिया, है कि नहीं? तो ये प्लेसेस भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे महदाह हो गया, सरायनहार राय हो गया, दमदमा हो गया, लेखया में बोल चुका, लुहड़ा देव, चौपानी। अब एक अंतिम प्लेस बचा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका। भीमबेटका को तो यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से कैप्स के प्रमाण मिले, मानव शैल चित्र के प्रमाण मिले। मैं आपको उच्च पुरापाषाण काल में कला के बारे में बताया था कि शुतुरमुर्ग के अंडे पर पतने में, महाराष्ट्र के पतने से खोल पर चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। इतना ही नहीं, मैं आपको पढ़ाया था कि मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में आपको एक जगह है, उसको बोलते हैं लोहदा नाला। लोहदा नाला से हड्डी पर मातृक कला का प्रमाण मिला है। ये तमाम प्रमाण वहाँ पे मिले हैं। अर्थात कला का विकास तो वहाँ पे ही हो चुका था ना, लेकिन साथ में रखिएगा कि भीमबेटका में भी कला के प्रमाण मिलेंगे। यहाँ से बहुत बड़े स्तर पर, भीमबेटका से क्या, बहुत बड़े लेवल पर जो है आपको ये मिल जाएगा, क्या कहते हैं, चित्रकारी के प्रमाण मिलेंगे। एक ऐसा शैल पत्थर मिलेगा, पूछेगा शैल चित्र, गुफा कहाँ पे मिले हैं, तो भीमबेटका में। याद रखिएगा कैप्स, कैप्स का मतलब होता है, कैप्स इंग्लिश शब्द है और हिंदी में क्या बोलते हैं, गुफा। यहाँ पर लगभग 400 से ज़्यादा गुफा यहाँ प्राप्त हुए हैं। कितने गुफा? 400 से ज़्यादा गुफा यहाँ प्राप्त हुए हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये सभी गुफा जो हैं, इन गुफाओं में से लगभग 442 गुफा है, डाटा जान लीजिए, और लगभग 400 गुफा ऐसे हैं जहाँ पर चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। इसीलिए हम लोग ये ध्यान में रखेंगे। तो हमारा मध्य पाषाण काल का प्लेस विस्तार, मध्य पाषाण काल के स्थलों का विस्तार, ये भैया खत्म हो रहा है। और हम लोग जो है यहाँ के आगे वीडियो जो शूट मिलेगा आपको, यानी 7वां वीडियो, वो होगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल भी 2 चरण में होंगे, और वो होगा नवपाषाण काल का बेसिक कॉन्सेप्ट और लेक्चर, और दूसरा होगा स्थलों का विस्तार। इसके बाद हम लोग जो है छठा आज हो गया, 7वां, 8वां, 9वां वीडियो मिलेगा आपको हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता 2 भाग मिलेगा, ये देखिए पार्ट 1। संभवतः आप उम्मीद कीजिए वह वीडियो लंबा होगा, एक वीडियो लगभग 40 से 50 मिनट का होगा। हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं, और हाँ, अगर हमारा पढ़ा हुआ अच्छा लग रहा हो और मज़ा आ रहा हो तो दबा के लाइक और शेयर करें खूब से ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों के प्यार की आवश्यकता मुझे बहुत है। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके हम लोग यहाँ आते हैं, हमारी टीम आती है, इसीलिए आप इससे हम लोग को प्रमोट करें, और इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और काफ़ी अच्छा लगता है। आपके इस प्यार की वजह से ही हम लोग अपने उत्कर्ष की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ही सब कुछ हैं, आप ही सब कुछ हैं, आपके प्यार और आशीर्वाद कर सकता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।